हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइंस विद दर्शन। तो फ्रेंड्स, आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 7 दैट इज़ हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जैसा कि हमने सारे लेक्चर्स में साथ साथ एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है ना। तो इसके बाद हम लोग एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व अप करेंगे दूसरे वीडियो में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ओके, सो सबसे पहले इंडेक्स्ड क्वेश्चन है पेज नंबर 114 का। न्यू बुक का पेज नंबर यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्या इंपॉर्टेंस है, डीएनए कॉपी करने से क्या होता है, एक तो कि सेल डिवाइड करेगा तो उसमें डीएनए का ट्रांसफर होगा, राइट। दोनों ही में, पेरेंट्स में और इंडिविजुअल में, दोनों में डीएनए अवेलेबल होगा। दूसरी बात कि इससे क्या होता है कि इससे पेरेंट्स में डीएनए का ट्रांसफर, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है, राइट। ये फ़ायदा होता है। दूसरी बात कि ये मेंटेनेंस के लिए बॉडी डिज़ाइन जो है हमारे पेरेंट्स का जैसा बॉडी डिज़ाइन है वही बॉडी डिज़ाइन मेरा भी हो, इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए भी डीएनए कॉपी ज़रूरी होता है। दैट अलाउज द ऑर्गेनिज्म टू यूज़ देयर पार्टिकुलर नीश, है ना। अब देखो, जैसे कि हमें ठंड में रहने की आदत है, तो अगर हमारे बाद जो न्यू जनरेशन्स आएगी उसमें अगर हमारा ये डीएनए ट्रांसफ़र नहीं होगा, हमारा ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो फिर तो वो उसे दिक्कत होगी ना उस कोल्ड एरिया में रहने में, राइट। तो ये फ़ायदा होता है डीएनए कॉपिंग का। ओके, सो मेंशन हेयर DNA copying during reproduction is important for the transfer of characters from parents to next generation and the maintenance of body design features that allow the organism to use their particular niche. Variations, इसके अलावा एक और मेजर इंपॉर्टेंस इसका ये है कि इससे वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। डीएनए जब कॉपी हो रही होती है तो उस टाइम में क्या होता है, कुछ एरर्स आ जाते हैं और उन एरर्स की वजह से क्या होता है, वेरिएशंस क्रिएट होते हैं और वेरिएशंस लीड टू द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। वेरिएशंस आता है तो स्पीसीज की सर्वाइवल रेट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू दी स्पीसीज बट नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल। जैसा कि मैंने अभी कहा कि वेरिएशन से क्या होता है, सर्वाइवल रेट इंक्रीज होती है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज। स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल तो है लेकिन इंडिविजुअल के लिए उतना नेसेसरीली, मतलब कि हर इंडिविजुअल के लिए ये बेनिफिटेबल नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? तो जाहिर सी बात है, स्पीसीज़ के लिए इसलिए बेनिफिटेबल है क्योंकि स्पीसीज़ को तो वक्त मिलता है ना ये एडेप्टेशन करने का, सरवाइव करने का और चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने का, स्पीसीज़ को ये मौका देती है वेरिएशन, है ना। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो उस स्पीसीज़ में अगर कोई पार्टिकुलर इंडिविजुअल 20 डिग्री सेल्सियस को नहीं झेल पा रहा है तो उसके लिए ये बेनिफिशियल तो नहीं हुआ, है ना। जो 40 डिग्री सेल्सियस पे सरवाइव कर पा रहा है वो तो अडॉप्ट कर लेगा, तो इसके लिए बेनिफिशियल भी होता है, इंडिविजुअल्स के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन स्पीसीज के लिए क्या होगा, हमेशा वेरिएशन बेनिफिशियल ही होता है क्योंकि इसे उस चीज़ को एक्वायर करने का चांस देता है वेरिएशन, राइट। So, but for individuals, if there might be drastic change in their particular niche, अगर उसके particular niche में, जैसा कि मैंने कहा 20 डिग्री सेल्सियस पे ये सर्वाइव कर रहा था कोई इंडिविजुअल, कोई बैक्टीरिया, और अचानक से ड्रास्टिक चेंज आया, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया इस पॉन्ड का, तो फिर कोई इंडिविजुअल होगा जो कि इसे इस टेम्परेचर को नहीं सर्वाइव कर पाएगा, तो उसके लिए तो ये बेनिफिशियल नहीं हुआ, है ना। They will not survive and their population will be wiped out. This is why variation is beneficial to the species but not necessarily for the individual. यानी कि इसके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से कैसे डिफरेंट है। तो बाइनरी फिजन, जैसा कि इस वर्ड से ही पता चल रहा है, बाई मतलब होता है टू एंड मल्टीपल मतलब होता है बहुत, है ना। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल सेल जो है वो सिर्फ दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है ना। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये सब प्रोटोजोआ की कैटेगरी है, लिशमैनिया, ये सब में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। बट मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक सिंगल सेल जो है वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होता है, मल्टीपल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है एक ही टाइम में,
Okay, for example, malarial parasite, that is Plasmodium, reproduced by multiple fission. Okay, next question, how will an organism be benefited if it reproduces through spores? अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पोर्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस हो रहा है तो उसका क्या बेनिफिट है? तो स्पोर्ट्स के थ्रू जब रिप्रोडक्शन होता है तो स्पोर्ट्स एक ही बार में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। एक तो फायदा ये हो गया कि स्पोर्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करने से एक ही स्पोर्ट में बहुत सारे स्पोर्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, है ना। दूसरा फायदा ये है कि इससे कंपटीशन, अब इस स्पोर्ट्स की क्या खासियत होती है कि ये कहीं भी हवा में उड़ सकते हैं, उड़ करके इधर उधर बहुत दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं और कहीं पे भी जाकर रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक ही जगह पर रिप्रोड्यूस करने की जो कंपटीशन होती है उसको अवॉइड किया जा सकता है इस स्पोर्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होने पर, है ना। थर्ड इंपॉर्टेंट इसका है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द स्पोर्ट्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स। अब स्पोर्ट्स है, इसके ऊपर एक थिक वॉल होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। अगर इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है तो ये क्या होगा, ये बर्स्ट नहीं होता है ना, ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये एक फ़ायदा होता है स्पोर्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करने का। ओके, नेक्स्ट, कैन यू थिंक ऑफ रीजन्स वाई मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन? रीजनरेशन के थ्रू मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों? वो एक नया इंडिविजुअल क्यों नहीं जन्म दे सकते? क्योंकि मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है। मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें हर एक ऑर्गन एक अलग अलग लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड होता है ना, और सारे के सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो इन सारे ऑर्गन्स को सिर्फ रीजेनरेशन के थ्रू रीजेनरेट करना ये इम्पॉसिबल होता है। रीजेनरेशन से कुछ पोर्शंस को रीजनरेट किया जा सकता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि स्किन को, ब्लड को, मसल्स अगर लॉस हो गया है कहीं पे का तो मसल्स को फिर हम वापस से रीगेन कर सकते हैं रीजनरेशन के थ्रू। लेकिन एक नया इंडिविजुअल अगर हम चाहे अगर बनाया जाए तो वो इम्पॉसिबल होता है रीजनरेशन के थ्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why is vegetative propagation practiced for growing some types of plants? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को क्यों यूज़ किया जाता है प्लांट्स ग्रो कराने के लिए? क्या एडवांटेजेस हैं? एक्चुअली यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपको एडवांटेज पूछ रहा है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या एडवांटेज है, ठीक है। तो इसके क्या एडवांटेज है? इससे क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से? एक तो कि बहुत ही कम टाइम लगता है, फलने फूलने में बहुत कम टाइम लगता है। अगर हम एक सीड को ग्रो कराते हैं, अगर हम एक सीड डालते हैं मिट्टी में तो उससे प्लांट बनने में काफ़ी टाइम लगता है ना। उससे प्लांट ग्रो होगा, फिर पौधा लगेगा, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को अपना करके बहुत ही कम समय में सीड से प्लांट्स को ग्रो कराया जा सकता है ना। प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सीड जर्मिनेट करने की, सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती है, जैसे कि बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया। तो इन सब में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अपनाया जाता है, कटिंग मेथड अपनाया जाता है और उस प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है। तो इसके लिए ये बेनिफिशियल होता है, ये एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। इसके अलावा इट्स अ रैपिड, चीप एंड ईजियर मेथड है ना। रैपिडली हम बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं। इसके अलावा किसी प्लांट की कोई स्पीसीज जो है वो अब लॉस होने की कगार पे है तो हम उसको इस मेथड के ज़रिए बचा सकते हैं, है ना। यानी कि अ गुड क्वालिटी ऑफ वैरायटी कैन बी प्रिजर्व, उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि इससे जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, उसमें सेम कैरेक्टर होता है प्रीवियस प्लांट से। तो इस तरह से उसकी जो वैरायटी होती है वो प्रिजर्व की जा सकती है इस मेथड से। इसके अलावा इट कैन बी यूज्ड एट प्लेसेस वेयर सीड जर्मिनेशन फेल्स, ये ऐसे जगहों पे यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे सीड जर्मिनेशन नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल होता है। जैसे कि सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसा एरिया जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी है तो हम वहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अपना सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज DNA कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? अब फिर से वही क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, पेज नंबर 114 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, DNA कॉपिंग क्यों ज़रूरी है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो ये अगेन मैं बता रही हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लेनी है, ठीक है। वाई इज DNA कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? क्यों ज़रूरी है, वही बात है, यू कैन गो थ्रू इट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन? पॉलिनेशन की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से कैसे डिफरेंट है? तो पॉलिनेशन में क्या होता है भाई, पॉलिनेशन में या तो उसी फ्लावर का पॉलेंस होगा या तो अदर फ्लावर्स का पॉलेंस होगा। वो पॉलेंस कहाँ आकर के गिरता है? स्टिग्मा पे, है ना। तो पॉलेंस को फीमेल बॉडी के पार्ट स्टिग्मा पे लाया जाता है, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके, और ये किसी सर्टेन पॉलिनेटर्स की वजह से हो सकता है। पॉलिनेटर्स होगा यहाँ पे पॉलिनेटर्स। ओके, अब ये एयर के थ्रू भी हो सकता है। क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि बटरफ्लाई जो होती है वो एक फूल पे बैठती है और फिर वो उड़ करके दूसरे फूल पे जाकर के बैठ जाती है, तो उसके पैर में पॉलेंस चिपक जाते हैं और जब वो दूसरे फ्लावर पे जाकर के बैठती है तो उसका ट्रांसफर हो जाता है, इस पॉलेंस का स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से बर्ड्स हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया और सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, ये सब इस पॉलिनेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन में दो गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। यहाँ पे फ्यूजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलेंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, एंड फर्टिलाइजेशन ये ओव्यूल के अंदर होता है और ये पॉलिनेशन जो है वो बाहर होता है, फ्लावर के बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इस दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द सेमाइनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड? सेमाइनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहाँ से रिलीज होते हैं फ्रेंड्स? तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलीज होते हैं। ओके, और इसका क्या रोल है? तो ये कुछ फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म वेस्ट डिफरेंस में फ्लो कर रहा होता है उसको फ्लूइडिटी मिलती है, वो फ्लूइड के साथ मिल करके सीमेन का फॉर्मेशन करता है और अब ये स्पर्म फ्लूइड में होता है। तो कोई भी चीज़ जब फ्लूइड में होती है तो वो बेहतर तरीके से बहुत फास्टली ट्रांसपोर्ट हो सकता है, उसका ईजिली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ये क्या करती है, एक फ़ायदा इसका ये है कि ये फर्दर ट्रांसपोर्ट को ईजियर बना देती है और दूसरा इसके साथ साथ ये स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों रोल्स होते हैं इस सेमाइनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी? प्यूबर्टी के टाइम पे गर्ल्स में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो थिक हेयर ग्रोथ इन आर्म्स, फीट एंड जेनिटल एरिया बिटवीन द थाइज, थिनर हेयर ऑन लेग्स, आर्म एंड फेस, ऑयली स्किन हो जाती है, पिंपल्स अपीयर होने लगते हैं, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नॉरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी? जब एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है तो उस टाइम में उसको नॉरिशमेंट कहाँ से मिलता है, उसे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो माँ के ब्लड से मिलता है। और किसकी हेल्प से मिलता है? तो एक स्पेशल टिश्यू होती है वहाँ पे प्रेजेंट जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, उसके थ्रू मिलता है। कैसे मिलता है वो भी हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, राइट, क्योंकि यही पूछा जा रहा है कि कैसे मिलता है ना। तो प्लेसेंटा जो है वो यूटरस, मदर का जो यूटरस होता है उसकी वॉल से इम्बेडेड होता है और इस वॉल में, इस प्लेसेंटा में बहुत सारे विलाई प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो साइड में एंड मदर्स साइड में ब्लड स्पेस होता है। उस ब्लड से, माँ के ब्लड से विलाई उस न्यूट्रिशन को जो भी मदर ने फीड किया है उस न्यूट्रिएंट्स को ये विलाई एब्जॉर्ब कर लेती है इस ब्लड से और उसके बाद ये एक अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू क्या करती है, उस ग्रोविंग एम्ब्रियो को ट्रांसफर करती है, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ग्लूकोज प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा प्लेसेंटा एक लार्ज सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करता है इस एक्सचेंज के लिए। ओके, इवन जो वेस्ट सब्सटेंसेस बन रहे होते हैं उसका भी रिमूवल इसी प्लेसेंटा के थ्रू होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रिशन का पूछा हुआ है, नॉरिशमेंट का पूछा हुआ है, तो आप ये लाइन आप स्किप कर देंगे या फिर अगर लिख सकते हो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ वुमेन इज यूजिंग अ कॉपर टी, अगर कोई वुमेन कॉपर टी यूज कर रही है, विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? तो क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने में हेल्प करेगी? तो क्या आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स? नहीं, नो, है ना, क्योंकि कॉपर टी हो या वैसेक्टोमी हो या फिर फीमेल में ट्यूबेक्टोमी हो या फिर जो पिल्स लेते हैं हम
प्रेगनेंसी से बचने के लिए जो पिल्स लिया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें एक्चुअली में हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स या एस्ट्रोजन हार्मोन्स की डोज दी जाती है ताकि बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को क्या किया जा सके, ऐसा उसमें कुछ अल्टरेशन लाया जा सके जिसकी वजह से क्या हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हो या फिर एग उस ओवरी से रिलीज ही ना हो सके, है ना। तो ये 3 मेथड्स जो होते हैं, इसके अलावा जो IUCDs के जितने भी मेथड्स होते हैं, IUCDs इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ये सारे मेथड्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, ना कि STDs को, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, ना कि STDs को। STDs को प्रिवेंट करने वाला सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज बैरियर मेथड। मैकेनिकल बैरियर जो होता है वो बैरियर क्रिएट करके ही हम STDs को रोक सकते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग। बडिंग के थ्रू किसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो हमने 2 एग्जांपल्स देखे थे, एक तो देखा था हमने यीस्ट एंड दूसरा हमने देखा था हाइड्रा। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में देखिए अमीबा दिया हुआ है, यीस्ट दिया हुआ है, तो यीस्ट हो जाएगा, है ना। हाइड्रा होता तो हाइड्रा होता, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, अमीबा में कौन सा होता है रिप्रोडक्शन? तो इसमें बाइनरी फिजन होता है। प्लेज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। एंड लिशमेनिया में क्या होता है? अगेन बाइनरी फिजन होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है? तो ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, यूटेरस भी उसी में पाया जाता है, वैस डिफरेंस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंथर कंटेन्स। एंथर में क्या प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स? तो एंथर जो कि प्लांट्स में पाया जाने वाला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये सेपल, ओव्यूल्स, पिस्टिल्स। ओव्यूल्स के अंदर क्या पाया जाता है? तो ओव्यूल्स के अंदर होता है एक सेल, एंड एंथर के अंदर होता है पॉलन ग्रेन्स, और इस पॉलन ग्रेन्स के अंदर पॉलेंस पाए जाते हैं, दैट इज स्पर्म सेल, ओके। चलिए पिस्टिल की अगर हम बात करें तो पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं, इसको हम कार्पेल भी कहते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो एंथर और स्टेमेन, एंथर एंड स्टेमेन ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंथर एंड स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या होते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है? एक्चुअली इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों पेरेंट्स मेल में भी DNA कॉपी होगी, है ना। तो इसमें भी वेरिएशन आएगा, कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा, और फीमेल की भी DNA कॉपी होगी, तो इसमें भी वेरिएशंस क्रिएट होंगे। और जब ये दोनों वेरिएशंस मिल करके फ्यूज होंगे तो कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मोर वेरिएशंस क्रिएट होगा, राइट। मोर वेरिएशंस क्रिएट होंगे, तो ये एक एडवांटेज हो गया। इसके अलावा एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है, ये दूसरा फायदा हो गया। ये पहला फायदा हो गया कि ये वेरिएशंस क्रिएट करता है। इसके अलावा और क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू? इसके ये एडवांटेजेस हैं कि ये सर्वाइवल रेट को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है ना। सर्वाइवल रेट को इंक्रीज कर देता है क्योंकि वेरिएशंस क्रिएट होते हैं और स्पीसीज की सर्वाइवल रेट इंक्रीज हो जाती है, राइट। उसके अलावा इसकी वजह से इवोल्यूशन क्रिएट होता है ना। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। लुक एट दिस, सबसे पहला एडवांटेज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी बाय कंबाइनिंग DNA फ्रॉम 2 डिफरेंट पेरेंट्स। इसके अलावा सर्वाइवल रेट को इंक्रीज करता है, रेजिस्टेंस टू डिजीज रेजिस्टेंट
ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, नए स्पेसीज को बनाने में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प करता है। इसके अलावा ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स? टेस्टिस किसका पार्ट है फ्रेंड्स? तो टेस्टिस जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके दो फंक्शंस होते हैं। ये किस में प्रेजेंट होता है? ये स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है एंड पेयर में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन एक तो ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोडक्शन, एंड इसके साथ साथ मेल सेक्स हार्मोन का भी प्रोडक्शन करता है, मेल सेक्स हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो यही दोनों फंक्शंस आपको बता देने हैं। इससे पहले आप क्या कीजिएगा, इस टेस्टिस को डिफाइन भी कीजिएगा कि टेस्टिस क्या है। ओके, लुक एट दिस, द टेस्टिस आर द मेल। अच्छा, टेस्टिस आर अगर मैंने लिखा है तो यहाँ पे टेस्टिस की स्पेलिंग ऐसे होगी। ठीक है, TES। The testes are the male reproductive organs that are located outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. It has two main functions in the human male reproductive system. पहला स्पर्म सेल्स प्रोडक्शन, दूसरा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर्स? मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है? जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है, एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तो क्या होता है? बिकॉज हर मंथ फीमेल बॉडी में एक एग हर मंथ प्रोड्यूस होता है, जिसके लिए यूटेरस जो है वो भी प्रिपेयर करके रखती है। ये अपनी वॉल को थिक बना करके रखती है, थिक एंड स्पंजी बना करके रखती है, ताकि जो फर्टिलाइज्ड एग आए उसको ये अच्छे से प्रोटेक्शन दे सके, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। इसके लिए इसकी वॉल थिक एंड स्पंजी हो जाती है। हर मंथ एक प्रोड्यूस ओव्यूलेशन के टाइम पे हर मंथ यूट्रस की वॉल थिक एंड स्पंजी हो जाती है। लेकिन अगर एक फर्टिलाइज नहीं होता है तो इस केस में क्या होता है, ये जो थिक एंड स्पंजी वॉल है इसकी, ये वॉल और जो एग रिलीज हुआ है वो एग प्लस इसमें जो बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, इसकी वॉल में जो ब्लड वेसल्स होती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एम्ब्रियो को, वो सारे रप्चर्स हो जाते हैं, यानी कि धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाते हैं और रप्चर्स होने के बाद ब्लीडिंग के फॉर्म में वजाइना से रिलीज हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो मेन मोटिव इसका क्या है मेंस्ट्रुएशन होने का? क्योंकि एक फर्टिलाइज नहीं होता है और यूटेरस भी प्रिपरेशन करके रखती है, तो ये रीज़न है मेंस्ट्रुएशन ऑकर होने का। ठीक है, सो ये रहा आपका आंसर। पहले हम मेंस्ट्रुएशन को डिफाइन करेंगे। मेंस्ट्रुएशन इज अ प्रोसेस इन विच ब्लड एंड म्यूकस फ्लोज आउट every month through the vagina. This process occurs every month because the ovary releases one egg every month and at the same time उसी टाइम पे यूट्रस भी अपने आप को प्रिपेयर करती है फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए। Thus the inner lining of the uterus gets thickened and is supplied with blood to nourish the embryo. If the egg does not get fertilized, then the lining of uterus breaks down slowly and gets released in the form of blood and mucus from the vagina. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहा जाता है जो हमें इस साइड से दिख रहा है, सामने वाला पोर्शन जो हमें दिखाई देता है उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बस ये डायग्राम आपको बना लेना है ना, बिल्कुल जितना ही आसानी से आप बना सको उतनी आसानी से बनाना है। बस जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं वो पार्ट्स विजिबल होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हमें कैसे बनाना है मैं बता देती हूँ। आप सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे थोड़ा अच्छा से नहीं बन पाएगा क्योंकि पेन अच्छे से चलती नहीं है इसलिए, ठीक है, पर मैं रफली ही बता रही हूँ। यहाँ पे ये जो है सेपल, पहले हम सेपल बना लेते हैं और उसके बाद आप कोई भी प्लांट्स, कोई भी फ्लावर आप इस तरह से दर्शा दोगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। ठीक है, उसके बाद अब आपको ओवरी बनाना है तो यहाँ से आप इस तरह से करेंगे, ये गोल सा, ओके, और उसके बाद ये स्टाइल बनाना है इस तरह से, स्टाइल,
ये रहा आपका स्टाइल, और उसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे स्टिग्मा। ठीक है, ये रहा आपका स्टिग्मा। इसके बाद ओव्यूल बनाएंगे इस तरह से, उसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स की तरह शो कर देना है, दिस इज एग सेल। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से आप सीधे क्या करोगे, एंथर निकालोगे, एंथर के ऊपर इस तरह से 2 कर देना है, फिर ये दूसरा इस तरफ से, यहाँ पे भी 2 इस तरह से, है ना। बस बन गया। और हमेशा इसमें दोनों साइड में लेबलिंग की हुई है ना, आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस साइड में लेबलिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ठीक है, इस तरह से आप कर दोगे, ये कर दोगे, ये कर दोगे, और उसके बाद इस सारे ऑर्गन्स को भी हमें इधर ही इस तरह से लेबलिंग करनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टिग्मा, उसके बाद इसको इस तरह से आप ऐसे शो कीजिएगा, स्टाइल यहाँ पे, है ना। ये वाला पोर्शन जो है आपको थोड़ा और नीचे आप लिख सकते हो यहाँ पे, ताकि इसके लिए स्पेस मिल सके। और ये रहा आपका ओवरी, तो आप ओवरी को इस तरह से ले जाइएगा, यहाँ पे लिखेंगे ओवरी। ठीक है, और उसके बाद इस तरह से करके आप यहाँ पे क्या करोगे, शो कर दोगे कि ये पिस्टिल है। ओके, लेकिन हमेशा एक ही साइड में आपको लेबलिंग करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट मेथड्स बताने हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है एकदम, आप खुद से आंसर कर सकते हो ये सारे क्वेश्चंस को कि कौन कौन से मेथड्स भाई आपकी बुक में दिए हुए हैं। सबसे पहला तो बैरियर मेथड होता है, तो आप लिखोगे मैकेनिकल बैरियर। क्या लिखोगे, क्या लिखना है, क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर, है ना, क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर, जिसमें हम कंडोम्स यूज करते हैं या डायफ्राम भी यूज किया जाता है, या सर्वाइकल कैप। ठीक है, दूसरा मेथड होता है ओरल पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। थर्ड मेथड आईयूसीडीज, एंड फोर्थ मेथड होता है मेल्स में वैसेक्टोमी एंड फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है, वैस डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है, कट करके टाई अप कर दिया जाता है ताकि स्पर्म एग से रीच ना कर पाए। और ट्यूबेक्टोमी में भी फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है ताकि एग स्पर्म से मीट ना कर पाए या यूटेरस में ना रीच कर पाए। ठीक है, चलो ये रहा आपका आंसर। बैरियर मेथड, ओरल कंट्रासेप्टिव्स, इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेज दैट इज IUCDs, जिसमें आपको कॉपर टी का नाम मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे। दिस डिवाइसेज लाइक लूप और कॉपर टी। ठीक है, और फोर्थ मेथड होता है सर्जिकल मेथड दैट इज वैसेक्टोमी इन मेल और ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर में जो रिप्रोडक्शन होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होने वाले रिप्रोडक्शन से कैसे डिफरेंट है, ये आपको बताना है। हाउ, ठीक है, तो यूनिसेलुलर में सिर्फ और सिर्फ एक सेल होते हैं, वही सेल डिवाइड करता है, उसी में डिवाइड होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सिंपल मेथड बाइनरी फिशन का मेथड है ना, फिशन मेथड या बर्डिंग मेथड। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, मेनी सेल्स होते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड्स अपनाया जाता है, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या स्पोर फॉर्मेशन एंड इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हो गए अगर ह्यूमंस और प्लांट्स, तो इनमें सेक्सुअल मोड भी अपनाया जाता है ना। तो मल्टी सेलुलर में असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल मोड भी अपनाया जाता है, लेकिन यूनिसेलुलर में सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अपनाया जाता है। तो ये डिफरेंट है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका आंसर, यू कैन गो थ्रू इट। नेक्स्ट है, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशंस ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है, तो कैसे करता है भाई, रिप्रोडक्शन से क्या होता है, जेनेटिक ट्रांसफर होता है रिप्रोडक्शन में, है ना, यानी कि जेनेटिक मटेरियल्स का ट्रांसफर होता है। एक
जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जिसकी वजह से वेरिएशंस क्रिएट होती है और वेरिएशंस की वजह से डेथ रेट एंड बर्थ रेट, है ना, इसको मेंटेन करके रखता है रिप्रोडक्शन, और इसके वजह से स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज बाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से उस स्पीसीज में स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है एंड ऑल्सो पास द ट्रेड्स टू नेक्स्ट जनरेशन। एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है किसके थ्रू? रिप्रोडक्शन के थ्रू। इस तरह से ये बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों को मेंटेन करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अडॉप्ट करने का क्या रीजन है? तो सबसे पहला रीजन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। दूसरा, अगर हम प्रेगनेंसी को रोकते हैं तो पॉपुलेशन कंट्रोल होती है ना, टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि हम प्रेगनेंसी को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है, लेकिन आगे चल करके क्या होता है, एबॉर्शन कराने की नौबत आ जाती है। तो इस चीज़ को भी हम अवॉइड कर सकते हैं इस मेथड के जरिए, टू अवॉइड एबॉर्शंस। तो ये सारे रीजंस हैं इसे अपनाने के। आंसर देख लीजिए। फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स: टू प्रिवेंट प्रेगनेंसीज, टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, टू अवॉइड अनवांटेड एबॉर्शंस एंड टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अपनाया जाता है, और इसके लिए सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज बैरियर मेथड। ओके, तो ये 11 क्वेश्चंस थे आपके इस एक्सरसाइज में। इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।